नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के साइंस से महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं कोशिका, सेल। कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी और बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी और बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। यानी सभी जीवों के शरीर से सभी जीवों के शरीर कोशिका से बने होते हैं। यानी हमारे सभी शरीर की सबसे छोटी और बुनियादी संरचनात्मक, यानी जो हमारा शरीर का ढांचा, शरीर के ढांचे, और कार्यात्मक यानी हमारी ऊर्जा का जो सबसे बुनियादी और इकाई है वो क्या है? कोशिका है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का परिचय। कोशिका शब्द की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका शब्द की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कार्क के पतले हिस्से को माइक्रोस्कोप से देखा और इसमें छोटे छोटे कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें सेल नाम दिया। जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के पतले हिस्से को माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे चैम्बर के रूप में बहुत ढेर सारे कक्ष मिले, जिसको चैम्बर के रूप में बोलते हैं, और इसी को उन्होंने एक सेल नाम दिया। एक चैम्बर को उन्होंने एक सेल का नाम दिया, जिसको बाद में कोशिका बोला गया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। हमने बताया सभी जीवधारी, चाहे वो जंतु हो या पादप, सभी जीवधारी किससे बने होते हैं? कोशिका से। नई कोशिका मौजूदा कोशिका से बनती है, यानी कोशिका से ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिकाएं मौजूदा कोशिकाएं से बनती हैं। सब कोशिका सभी जैविक गतिविधियों की आधारभूत इकाई है। यानी हम जो भी करते हैं या जीव जो भी कार्य करता है, उसमें सबसे आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। जैसे गतिविधि, हम सांस ले रहे हैं, हम उत्सर्जन कर रहे हैं, हम श्वसन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में कौन जिम्मेदार है? कोशिका जिम्मेदार है। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। इन कोशिका में स्पष्ट रूप से नाभिक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका के अंदर नाभिक नहीं पाया जाता, यानी इसमें नाभिक नहीं पाया जाता। डीएनए झिल्ली से घिरा नहीं होता। जो डीएनए है वो झिल्ली से घिरा नहीं होता। अब देखिए, जो डीएनए है वो झिल्ली से घिरा नहीं होता। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है? इसमें स्पष्ट नाभिक होता है। अच्छा, इसका उदाहरण जो है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक सेल क्या है? इसमें स्पष्ट नाभिक होता है। डीएनए नाभिक में सुरक्षित होता है। डीएनए कहाँ होता है? नाभिक में होता है। जैसे पौधे और जानवरों की कोशिका, जितने भी पादप और जंतु हैं सभी किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। सभी के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उसमें एक डीएनए होता है और डीएनए नाभिक में सुरक्षित होता है। ठीक है, कोशिका के प्रमुख अंग। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कोशिका के अंग और उनके कार्य क्या हैं? कोशिका के अंदर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूक्लियस यानी नाभिक। कोशिका के अंदर
नाभिक पाया जाता है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का सबसे प्रमुख भाग नाभिक होता है। पूरी कोशिका का जो सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, वो नाभिक होता है। आनुवांशिक सामग्री डीएनए का भंडारण, जो डीएनए का भंडारण कहाँ होता है, वो नाभिक के अंदर होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए नाभिक में पाया जाता है। यह कोशिका के विभाजन और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये कोशिका के विभाजन और कोशिका की सारी गतिविधियां जिसको कौन नियंत्रित करता है, नाभिक नियंत्रित करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, कोशिका, क्योंकि यह ऊर्जा का प्रमुख बहुत बड़ा उत्पादन करता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह ऊर्जा का यानी एटीपी का उत्पादन करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा उत्पादन करने का बहुत बड़ा अंग है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सी देखते हैं, गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी एपरेटस, ये प्रोटीन और वसा का संश्लेषण और परिवहन करता है। कोशिका में प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, और परिवहन भी करता है। प्रोटीन वसा का संश्लेषण और प्रोटीन और वसा को एक जगह से दूसरे कोशिकाओं में, तीसरी कोशिकाओं में ले जाने का कार्य कौन करता है, गोल्गी बॉडी। यह कोशिका के पैकिंग और डिलीवरी सेंटर की तरह कार्य करता है। परिवहन का मतलब जैसे डिलीवरी बॉय होता है, यहाँ से किसी चीज़ की जरूरत हुई, प्रोटीन की जरूरत हुई तो इस यहाँ से प्रोटीन को वहाँ ले जाएगा, वसा की जरूरत होगी तो वसा की जरूरत जहाँ पे आवश्यकता है उसको वहाँ पे ले जाएगी। कौन करेगा इस चीज़ का काम, पैकिंग और डिलीवरी सेंटर, गोल्गी बॉडी। ठीक है। लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम क्या है, जब कोशिका जब मरती है तो कहाँ पे इकट्ठा होती है, लाइसोसोम में। ठीक है। कोशिका कहाँ इकट्ठा होता है, लाइसोसोम में। यह कोशिका के पुराने या बेकार अंगों को तोड़ता है, यानी कोशिका के जो पुराने अंग होते हैं, जो बेकार अंग होते हैं, उनको तोड़ता है और तोड़ के कहाँ इकट्ठा करता है, लाइसोसोम। कौन मारता है उसको, जो बेकार और पुराने अंग उसको कौन मारता है, लाइसोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, एक प्रमुख अंग है राइबोसोम। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं, खुरदुरा और दूसरा चिकना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। चिकना यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह वसा और हार्मोन का निर्माण करता है। जो एक चीज़ ध्यान रखना, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है और चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और हार्मोन का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, और कोशिका भित्ति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में अंतर आपको समझना है। यह अर्धपारगम झिल्ली है जो कोशिका को सुरक्षा आकार प्रदान करती है। यह अर्धपारगम झिल्ली है जो कोशिका को सुरक्षा और आकार से, कोशिका हो गई तो इसके किनारे किनारे ये झिल्ली, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह अब कोशिका भित्ति क्या है, ये पौधों में भी पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ठीक है। और यह कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल, यह केवल पौधों और फफूंद में पाई जाती है। यह कोशिका को संरचना और मजबूती, देखिए जो पादप होते हैं, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काफ़ी मजबूत होती है, इसी के सहारे पौधों को आकृति, संरचना और मजबूती प्रदान होता है। किसकी सहायता से, कोशिका भित्ति की सहायता से। ठीक है। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। प्रश्न पूछता है
कि कौन सा बस पौधों में पादप में पाए जाते हैं, तो कौन सा पाया जाता है? कोशिका भित्ति। अब लिपिड्स, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये भी सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये पर्णहरित यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में पाया जाता है, पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड के अंतर्गत आते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट, भोजन का भंडारण। क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है, पौधों में हरा रंग लाता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। पौधे का रंग किस तरह का होगा? लाल, पीला, नीला, हरा, जिस तरह के पौधे का रंग होता है। अक्सर उसमें कैसे बनते हैं? क्रोमोप्लास्ट के तहत। और ल्यूकोप्लास्ट, भोजन का भंडारण किससे होता है? ल्यूकोप्लास्ट से, ठीक है। अब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन दो तरीके से होते हैं। पहला माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? यह कोशिका का समान विभाजन है, वृद्धि और मरम्मत में सहायक है, शरीर का सामान्य कोशिकाओं में होता है। जैसे चोट लगती है, ठीक है, तो चोट लगने पर घाव बनता है, तो घाव को भरने का काम जिस कोशिका से, जिस सेल डिवीजन से होगा, वो किस डिवीजन से होगा? माइटोसिस से। यहाँ पे कोशिका का समान विभाजन होगा और मरम्मत का कार्य होगा, वृद्धि का कार्य होगा। जैसे कटा फटा या कुछ भी टूटा फूटा, जैसे पेड़ टूट गया, यहाँ पे कोई भी पौधा है, इसको गाय ने चर लिया तो ये आधा हो गया, फिर यहाँ से इस कोशिका से यहाँ से फिर निकलता है, इसको माइटोसिस बोलते हैं। यानी माइटोसिस कोशिका का समान विभाजन, वृद्धि, मरम्मत में सहायक होता है, शरीर के सामान्य कोशिकाओं में होता है, इसको माइटोसिस बोलते हैं। प्रश्न पूछे चोट, घाव, इन सब चीजों में किस तरह कोशिका विभाजन होता है? तो माइटोसिस। बी क्या होता है? मियोसिस, कोशिका का आधा विभाजन। यह यौन प्रजनन कोशिकाओं गैमेट्स में होता है, अनुवांशिक विविधता प्रदान करता है। जैसे गुणसूत्र, गुणसूत्र एक्स और वाई, जैसे एक्स एक्स, आधा नर शुक्राणु आधा मादा शुक्राणु मिलके यौन क्रियाओं और अनुवांशिक विविधता को प्रदान करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। कोशिका विभाजन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कोशिका संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको मिलान करने से भी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जैसे रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज 1665 में, हमने बताया। रॉबर्ट ब्राउन, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज कौन की था? रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लाइडेन और स्वान, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रुडोल्फ विर्चो, कोशिकाएं केवल कोशिकाओं से ही बनती हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। कोशिकाएं केवल कोशिकाओं से ही बनती हैं, ये सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नाभिक की खोज कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिकाएं केवल कोशिकाओं से ही बनती है, रुडोल्फ विर्चो ने इसका सिद्धांत दिया था। ये कोशिका से संबंधित प्रमुख टॉपिक थे, जिस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।